कन्नौज दुष्कर्म केस में बड़ा खुलासा, नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट पॉजिटिव, एसपी ने की रिपोर्ट की पुष्टि। आगरा में जूता व्यापारियों की हड़ताल, जीएसटी दर घटाने की मांग। सीतापुर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध नाले किए गए साफ। वाराणसी ज्ञानवापी मामले पर अदालत में बहस, अखिलेश ओवैसी के बयानों पर सुनवाई, अधिवक्ता ने कल तक का समय मांगा। बुलंदशहर में एसडीएम के खिलाफ लेखपालों का धरना जारी, एसडीएम पर दुर्व्यवहार का आरोप। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। इस बीच बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिता ने ही की अपनी बेटी की धारदार हथियार से हत्या। पिता ने घर में रखे बाके से हमला कर बेटी की हत्या की। ताबड़तोड़ हमला कर सिर, हाथ, पैर, धड़ से अलग किया। बेरहमी से हत्या होने से इलाके में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक टीम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लक्ष्मणपुर मटेही गांव का ये मामला बताया जा रहा है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक सिंह जुड़ चुके हैं। दीपक, बेरहमी से पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी है, क्या वजह बताई जा रही है इस हत्या की? जी, आपको बता दें कि मामला जनपद बहराइच के थाना क्षेत्र मोतीपुर के ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर मटेही गांव का है। वहीं पिता ने अपनी बेटी से आहत होकर अचानक एक कदम उठाया है। वहीं बता दें कि पिता ने अपनी बेटी का शादी 2 बार 2 जगह पे किया था, लेकिन वहां पे अपनी खुशी राजी से नहीं रह रही थी। वहीं पिता का कहना है कि ये किसी और के साथ इसका नाजायज संबंध था, जिसको पिता को ना गंवार गुजरा। इसलिए पिता ने लड़की का अपने सर और हाथ पैर काट कर मौत के घाट उतार दिया। जी दीपक, इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है? जी, आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच व कई टीम पहुंचकर उसको शव को कब्जे में लेकर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता दीपक सिंह जुड़े हुए थे। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता ने अपनी ही बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। बेरहमी से हत्या करी गई है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई। कासगंज सोरो क्षेत्र में हुई 10 लाख की चोरी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां चोरी का नहीं हुआ मुकदमा दर्ज, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस नहीं कर रही मुकदमा दर्ज। 15 अगस्त को ज्ञात चोरों ने दिया था चोरी की घटना को अंजाम। पीड़ित के घर में सोने चांदी के आभूषण सहित हुई 10 लाख की चोरी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती पत्र। सोरो कोतवाली क्षेत्र के बहादुर नगर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस अपनी नाकामी को छुपा रही है। 10 लाख की चोरी हुई है सोने चांदी के आभूषण सहित, लेकिन यहां पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रही है। कासगंज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दलित युवक के साथ दबंगों ने की जमकर मारपीट। दबंगों ने मारपीट के दौरान युवक को दी जाति सूचक गालियां। मारपीट के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल युवक का पुलिस ने नहीं कराया चिकित्सा परीक्षण। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से दबंगों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के सनौड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने एक दलित युवक के साथ जमकर मारपीट करी है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा है। हम यहाँ पर आए हैं और हम गांव सनौड़ी, हमारा वहाँ मंदिर है, वहाँ के रहने वाले सनौड़ी खास के हम पुजारी हैं। वहाँ हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे समाज का मंदिर है और वहाँ पूजा कर रहे थे और हम सिकंदरपुर वैसे वहाँ पर लोगों ने हमने पूजा करके हम अपने गांव से मंदिर से घर जा रहे थे। घर जाने के बाद हमें उन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया। वो लोग हैं नाथूराम पुत्र राजवीर और पुत्र लोकेश। इन लोगों ने हमें फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पर आओ, हमारे पास काम है तुमसे। फिर उन लोगों ने बुलाकर हमें मंदिर पे एक फ़ोटो रखा था। मंदिर पे वो लड़की 3 महीने पहले फांसी लगा के मर चुकी थी। वहाँ पर उन लोगों ने बुलाया हमें और पूछा कि ये फ़ोटो यहाँ कहाँ से आया।
तो हमने बताया कि हमें नहीं पता ये फोटो कहाँ से आया। फिर उन लोगों ने हमें गाली गलौज दी, हमारी जाति का नाम लेकर चमार कहते हुए हमें गाली गलौज दी और हमें मारा पीटा बहुत। तो दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां मारपीट करी गई है, एक युवक के साथ गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और दलित युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट तो की ही, साथ ही गाली गलौज करते, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भी दबंग नजर आए हैं, जिसके बाद पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवाब सिंह यादव का मामला, दुष्कर्म में सहयोगी किया आरोपी, बुआ की जमानत अर्जी दाखिल। आरोपी के अधिवक्ता भूपेंद्र तोमर ने डाली जमानत अर्जी। पॉस्को कोर्ट में 7 सितंबर को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। किशोरी से दुष्कर्म मामले में सह आरोपी है पीड़िता की सगी बुआ। 22 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे कन्नौज मामले में, जहां एक तरफ नवाब सिंह यादव का डीएनए पीड़िता के डीएनए से मैच कर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब सिंह यादव के मामले में दुष्कर्म में सहयोगी की आरोपी और पीड़िता की बुआ की जमानत अर्जी दाखिल करी गई है। आरोपी के अधिवक्ता भूपेंद्र तोमर ने ही बुआ की जमानत अर्जी डाली है। पॉस्को कोर्ट में 7 सितंबर को अब इस मामले में यानी कि जमानत अर्जी के मामले पर सुनवाई होगी। किशोरी से दुष्कर्म मामले में सह आरोपी है पीड़िता की सगी बुआ। 22 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर पीड़िता की बुआ को जेल भेजा था। यह है कि 11/8/24 को एक कथित घटना पुलिस ने दर्ज की थी, जिसमें अभियुक्त नवाब सिंह को उसी दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पूजा तोमर के ऊपर यह आरोप लगा था कि इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र करते हुए बलात्कार होने में सहयोग किया और उस पीड़िता को, नाबालिग जो भतीजी है, पूजा तोमर की सगी भतीजी दिव्या जो पीड़िता है, उसको कपड़ा उतारने के लिए विवश किया और खरीद फरोख्त की। ऐसे गंभीर आरोप लगाते हुए पूजा तोमर को जेल भेजा है, जिसमें हमने आज जमानत माननीय अदालत में पेश की। तो आरोपी के अधिवक्ता भूपेंद्र तोमर ने ही जमानती याचिका डाली है। आपको बता दें कि 22 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर पीड़िता की बुआ को जेल भेजा था, क्योंकि वो भी नवाब सिंह की सह आरोपी बताई जा रही है। कन्नौज में नाबालिग दुष्कर्म मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव की डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। बता दें कि एसपी अवैध कुमार आनंद ने ये जानकारी दी है। नवाब सिंह यादव को 12 अगस्त को नाबालिग लड़की की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद डीएनए सैंपल मैच होने के बाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त प्रकरण में हड़ताल की है। बता दें कि व्यापारियों ने जूता मंडी बंद कर 12% की जगह 5% जीएसटी की मांग करी है। द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन एवं युवा भीम व्यापार मंडल, जूता के दस्तकार, भीम संघ, मुस्लिम समाज, दलित समाज, गरीब मजदूर, ये सबका संयुक्त प्रयास है। ये विजय सामा का अकेला प्रयास नहीं है, ये सब साथियों का प्रयास है कि आज इस वृद्ध रूप में महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारी सरकार से एक ही मांग है कि अब धोखेबाजी नहीं चलेगी। जैसे आपने हम सबको वादा किया था कि जो कपड़े पे टैक्स लगेगा वही जूते पे लगेगा, आपने कपड़े का तो 5 सीतापुर में नगरपालिका प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर उन अवैध कब्जे पर चला। बता दें कि नगर में कई ऐसे अवैध कब्जेदार हैं जिन्होंने नाले पर निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे अक्सर नगर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जो नाली का गंदा पानी सड़कों पर बरसात में बहने लगता था, जिसको देखते हुए नगरपालिका और जिला प्रशासन द्वारा अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन का बुलडोजर चला और कब्जा मुक्त कराया।
वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में अखिलेश और ओवैसी के आपत्तिजनक बयानों पर अपर जिला जज नवम की अदालत में आज बहस हुई, जिसमें अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने अदालत से अपना पक्ष रखने के लिए कल तक का समय मांगा है। बता दें कि अदालत कल 11 बजे फैसला सुना सकती है। हरिशंकर पांडे एडवोकेट, हम दीवानी कानून में प्रैक्टिस करते हैं और हम हेड स्पीचिंग में अखिलेश ओबीसी और मस्जिद कमेटी के खिलाफ हमने 2022 में एक मुकदमा कायम किया था। तो वो मुकदमा नीचे लोअर कोर्ट में खारिज हो गया था हेड स्पीचिंग पर। उसकी हमने रिवीजन दाखिल किया 2023 में। रिवीजन पर सुनवाई चल रही थी। 17 अगस्त को फाइनल बहस हुई, तो उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 2 बिंदुओं पे बोलना छूट गया था। तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दिया कोर्ट में कि 2 बिंदुओं पर शेष रह गया बोलना। तो कोर्ट ने आज की तारीख को डेट जो थी उस पर आज सुनवाई किया। सभी पक्ष के वकील मौजूद हुए, सबने इसका विरोध किया कि अब सुनवाई नहीं हो सकती, ऑर्डर फाइल जा रही है। हमने कहा कोई नहीं, अभी ऑर्डर जजमेंट नहीं हुआ है, तो सुनवाई हो सकती है। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में लेखपालों का एसडीएम के खिलाफ धरना जारी है। बता दें कि लेखपाल संघ ने एसडीएम पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इसके साथ ही संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक एसडीएम वार्ता नहीं करेंगे तब तक धरना जारी रहेगा और कल जिले की सभी तहसीलों में उग्र प्रदर्शन की संभावना है। कारण ये है कि दिनांक 30/8/2024 को महोदय के द्वारा अपने कार्यालय में बुला के खुद मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनको उनके द्वारा कर्मचारी भी नहीं माना गया और यहाँ तक भी कहा गया कि तो आप जो है मेरे कार्यालय में मेरी परमिशन के बिना ना तो एंट्री करेंगे और ना मेरी परमिशन के बिना किसी कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसा उनके साथ व्यवहार किया गया। पत्रकार बंधुओं को अवगत कराना चाहूँगा कि सम्मानित तहसील अध्यक्ष श्री हरीश कुमार जी व इनके अन्य साथियों के साथ जब वो एसडीएम साहब के चैम्बर में वार्ता करने के लिए गए थे, सरकारी कार्य के परिप्रेक्ष्य में वार्ता करने गए थे, तो उनके द्वारा श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस प्रकार का दुर्व्यवहार आज तक हमने अपनी सर्विस लाइफ में नहीं देखा है कि किसी अधिकारी ने अपने कर्मचारी से इस तरह का व्यवहार किया हो। हम उनके इस व्यवहार से अत्यंत क्षुब्ध हैं और उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उनके इस व्यवहार की निंदा करता है। रामपुर में वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि रामपुर में एक और तेंदुआ पकड़ा गया है। ये मसवासी क्षेत्र में एक सप्ताह से घूम रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत थी, लेकिन आज सुबह एक और तेंदुआ पिंजरे में फंसा हुआ मिला। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद तेंदुए को चौकी में पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों में राहत देखने को मिल रही है। मिर्जापुर के जसोवर गांव में चौपाल का आयोजन हुआ, जहां वीडीओ इंद्रजीत सिंह ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही आरोह फाउंडेशन के फाइनेंशियल काउंसलर अभिषेक ओझा ने बैंकिंग सुरक्षा पर चर्चा की और दुर्घटना और जीवन ज्योति बीमा योजनाओं के लाभ बताए। आज जसोवर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे वीडियो ऑफिस से की गई है। यहाँ पे गाँव में लोगों को जागरूक किया गया। जैसे बैंक से संबंधित बहुत योजनाएं चलती हैं, जैसे सुरक्षा बीमा है, जीवन ज्योति बीमा योजना हुई। सुरक्षा बीमा में सरकार जैसे चलाती है 20 रुपए का योजना है, जिसमें लाभार्थी को अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें 2 लाख रुपए का योगदान दिया जाता है बैंक से। और जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए की पॉलिसी है सरकार की तरफ से। अगर कोई नॉर्मल मृत्यु भी हो जाती है किसी की, तो उसमें नामनी को उनके 2 लाख रुपए का योगदान उसमें भी दिया जाता है। इसी तरीके से अटल पेंशन योजना है, उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं और जहाँ जहाँ चौपाल लगता है हम लोग जाके, हजारों की संख्या रहती है चाहे 100 की संख्या रहती है, हम लोग वहाँ जाके लोगों को साक्षर करते हैं। हमीरपुर जिले में खेतों की सिंचाई के लिए लगे सरकारी नलकूपों को आदर्श नलकूप बनाए जाने की योजना चलाई जा रही है। विभाग की माने तो जिले में अभी तक 10 नलकूप डिजिटल किए जा चुके हैं। इसके साथ ही नलकूपों को ऑपरेटर अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ योजना के तहत ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा लापरवाही की गई है और जिस कारण आदर्श नलकूप बनते ही कुछ ही दिनों में खराब होने लगे हैं। सर, इस समय हमारे पास जो आदर्श नलकूप हैं वो पहले क्या हम लोग जितने भी नलकूप अब बना रहे हैं उसमें आदर्श नलकूप बना रहे हैं। आदर्श से क्या था, पहले वहाँ पुराना नलकूप ऐसे पड़ा रहता था, बिल्डिंग दिखती नहीं थी। अब क्या है, वहाँ बैठने की व्यवस्था, गमला, सब सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित ढंग से उसमें स्मार्ट कंट्रोलर लगाए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि वो पूर्णतः AI बेस्ड हैं। मतलब वो करंट तक अपने आप में वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो उससे क्या है, किसान अपने घर में बैठा है और फ़ोन कर दिया, साहब हमको सिंचाई चाहिए, पानी लगा है, तो यहाँ ऑपरेटर यहाँ से अपने फ़ोन से चला देगा और मेरा नलकूप चल जाएगा। अब फ़ोन से ही वो बंद हो जाएगा। ये टूट गया जब ये सामान ठेकेदार डुप्लीकेट लगवाया तो टूट गया। भाई सीमेंट ने कदर लगाया, खुदाई करके नहीं बनाएगा तो टूट तो जाएगा वो। कोई नहीं देखा है और जनता से कोई मतलब नहीं है। ये काफ़ी दिन हो गए, इसको काफ़ी दिन हो गए। बिजनौर के नूरपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि नूरपुर में डंपर से रेत बजरी उतारते समय 11,000 की विद्युत लाइन की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और मृतक के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। गाड़ी की वो टच हो गई लाइन में जी। उसके बाद में एक की हैंड टू हैंड मौत हो गई थी, एक को हॉस्पिटल ले गया है सैफुल की। ये गाड़ी में बैठे थे, ऊपर तार टच हो गया, सैफुल की मौके पर मौत हो गई और जो सुहेल था उसकी हॉस्पिटल में आ गई। ये रेते की गाड़ी थी जी, रेता खाली कर रहे थे जी, तब ये वो हुआ। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व की माला रेंज के जंगल में गश्त करते समय विभाग के स्टाफ के साथ दबंगों ने मारपीट की और वनकर्मी की राइफल लूट ली, जिसके बाद विभाग के स्टाफ ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सिपाही समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस आरक्षी समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये 30 तारीख को रात को एक घटना हुई थी, एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें गजरोला थाना क्षेत्र में माला फॉरेस्ट रेंज में कुछ शिकारी अंदर घुस गए थे और 2 चीतल का शिकार किया था। और उसी शिकार के दौरान फॉरेस्ट विभाग के लोग जो इनको ढूंढने अंदर पहुंचे थे, उनके हाथ से ये शस्त्र लेकर भाग गए थे। कल इन लोग द्वारा दोबारा इस प्रकार का प्रयास किया गया और ये वन क्षेत्र में घुसे फिर से वैसी घटना शिकार करने के लिए। पर कर मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस पहले से ही काफ़ी सतर्क थी उस क्षेत्र में। तो कल घटना के दौरान हमने इनको पकड़ा है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के शस्त्र हैं। डबल बैरल एक जो लूट के गए थे वो भी है, उसके अलावा अन्य डबल बैरल एवं अन्य हथियार हैं जो इनके पास से मिले हैं। छोटी रिवॉल्वर भी मिली है। इसके अलावा इनके पास से मांस काटने के उपकरण जैसे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, कुछ बड़े बड़े चाकू, फरसा इत्यादि, ये सब हमें बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।